नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान में सिल्क रूट चाइना के एजाज़ी एम्बेसडर आमिर अली। इन्होंने ज़ाती ज़िंदगी, चीन पाकिस्तान ताल्लुकात और सी पैक के हवाले से क्या कहा, आप भी जानिए। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये बात बहुत ज़्यादा की जा रही है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो इस वक्त डायरेक्टली सी पैक के साथ जो है वो मुंसलिक है, और अगर सी पैक जो है ये कामयाबी से बन जाता है और ये ऑपरेटिव हो जाता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बेहतर होगी। अच्छा, ये बातें तो की जाती हैं, लेकिन जो लोग हैं अभी तक मुंतज़िर हैं कि वो जो इफेक्ट्स आते हैं, जो समरात हैं इस सारे प्रोजेक्ट के, वो अभी तक आवाम को क्यों नहीं मिले और ये कब तक होगा। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये भी बात की जाती है कि जनाब बहुत ज़्यादा एक साजिशें जो हैं मुख्तलिफ जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो इस सी पैक के खिलाफ कर रही हैं, उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, उसमें कितनी हद तक हकायक जो है मौजूद हैं, और सी पैक जो है वो वाकई क्या पाकिस्तान का टोटल फ्यूचर बदल देगा, क्योंकि अब डिले भी साथ चल रहा है इसके कंप्लीशन के अंदर। और मसाइल क्या है, क्या पाकिस्तान के अंदर इसकी कंप्लीशन के जो मसाइल हैं उसका जो हमें सामना है वो पाकिस्तान के इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो सी पैक है वो नहीं हो रहा। आज हम इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि जनाब ये जो प्रोजेक्ट है ये किस तरफ जा रहा है, इसे किस तरफ जाना चाहिए और इसको कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और इसके जो समरात है वो क्या होंगे। हमारे साथ सिल्क रूट के ऊपर चाइना के जो ऑलरेडी एम्बेसडर टू पाकिस्तान है जो है आमिर अली साहब इस वक्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो फ्यूचर है पाकिस्तान का वो किन चीज़ों में छुपा हुआ है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आमिर अली साहब, बहुत बात की जाती है जी सी पैक जो है उस हवाले से, और आप तो ओवरऑल सिल्क रूट की मैं बात करूं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में भी है चाइना के, उसके ऑनरेडी एम्बेसडर हैं और पाकिस्तान में सी पैक उसका एक पोर्शन है। तो पाकिस्तान का सी पैक जो है जब ये पोर्शन शुरू हुआ था, मुझे याद है कुछ साल पहले इस गवर्नमेंट के आने से पहले भी बहुत ज़्यादा बात की गई थी कि जनाब ये शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको उसी तरह ऑपरेटिव नहीं देख रहे, ऑपरेशनल नहीं देख रहे जिस तरह की बात की जा रही थी। उसकी शायद बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट में ऐसा हुआ, ऑल्दो दे वर वर्किंग इफेक्टिवली, मुझे इस पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक के सामने नहीं लेके आए कि इसका स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, इस कॉल्ड लेवल 1, लेवल 2। सी पैक अभी अपने फर्स्ट लेवल में पहुंचा था जिसका मेन मकसद जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में भी हम इस काबिल तो हो गए हैं कि हम अपनी पावर शॉर्टेज को किसी तौर पे मैनेज कर सकें, लेकिन हम पावर प्राइसेस को नीचे लाने में कामयाब नहीं हुए, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए स्पेशली। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी जो पावर सेक्टर है वो इस वक्त 16 सेंट 18 सेंट्स पर वॉट पर यूनिट पे सर्वाइव कर रहा है, जबकि अगर आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है तो शायद हमें इसे 7 सेंट्स 8 सेंट्स, जो कि कंपैरेटिवली आइडियल सिचुएशन है, वहाँ पे लाना चाहिए। उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अभी भी हम लोग उस तरीके से सी पैक पे काम नहीं कर रहे, जैसे कि रूमर्स भी हैं कि जी पेस स्लो है, इस तरह उस तरह। उसकी मैं ये समझता हूँ कि मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा ये फियर भी तो है ना कि अगर सी पैक बन जाएगा तो पाकिस्तान जो है शायद इसके अंदर जो पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुंचेगा, और पाकिस्तान के जो लोग हैं बिजनेसमैन या ट्रेडर्स, शायद वो ट्रेडर्स ही रह जाएंगे, ट्रेडिंग करेंगे चाइनीज़ माल की पूरी दुनिया में, और उनका अपना एक रोल जो है इंडस्ट्री का या इंडस्ट्रियलिस्ट का एक रोल है वो मिनिमाइज होता चला जाएगा। अगर हम ये चीज़ सोचते हैं तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया में हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का, लेकिन चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का। फॉर एग्जाम्पल, वो सीमेंस से वॉशिंग मशीन मंगवाता है, वो पैनासोनिक से एयर कंडीशन मंगवाता है। तो क्या इसका मतलब है चाइना ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा? ऐसा नहीं होता, ये एक फ्री इकोनॉमी है, नंबर 1। नंबर 2, पहले हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी। पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जेवी रखी है, जिसका मतलब है जॉइंट वेंचर, जिसका इट मीन्स कि एटलीस्ट 21% शेयर लोकल कंपनी के होने ज़रूरी हैं। लोकल पार्टनर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ हमारे लोकल पार्टनर्स ज़हनी तौर पे इस पे तैयार नहीं है। उसकी रीज़न शायद हमारी ट्रेड बॉडीज़ है। हमारी ट्रेड बॉडीज़ को इतना पता ही नहीं है, उनमें कोई थिंक टैंक्स नहीं बने, उनमें कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आ रही कि जी पाकिस्तान में
इस तरह की इंडस्ट्री की ज़रूरत है और इस इंडस्ट्री से हम अपने ट्रेड डेफिसिट को इतना कट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आज मेरी एक एसोसिएशन से मीटिंग थी, उन्होंने मुझे बताया जी कि इतनी इंडस्ट्री लगी है सिरामिक की, वो जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है इस वक्त आपकी 80 करोड़ डॉलर की इंपोर्ट है सिर्फ सिरामिक टाइल्स की। अगर वो यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस होती है तो आपका फॉरेन डेफिसिट तो कम हो गया। आपने 80 करोड़ डॉलर पे एक तो बैरियर खड़ा कर दिया, ब्रेक लगा दी। इसी तरह डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज, डिफरेंट किस्म की चीजें सामने आती हैं, वो सबसे पहले आपके ट्रेड डेफिसिट को कम करती हैं। अब दूसरे पोर्शन में आते हैं, मैं आपको बड़ी एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 35% जो पोर्शन है वो जापानीज प्रोडक्ट है, लेकिन बट दैट इज मेड इन चाइना। अब उसका इंसेंटिव किसको मिल रहा है? चाइना को मिल रहा है, क्योंकि फॉरेन रिजर्व उनके अकाउंट में आ रहा है। तो आपने जब अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है, बेसिकली उसके लिए क्या चाहिए? फॉरेन रिजर्व्स और ट्रेड डेफिसिट में बैलेंस। अगर वो दोनों चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब है ये मामला ठीक चल रहा है। खास तौर पे आपके क्वेश्चन का एक पोर्शन है कि हमें कैसे करना चाहिए कि हम कोई ट्रेडिंग कंट्री नहीं रह जाएंगे। जब भी एक बड़ी इंडस्ट्री लगती है उसके साथ उसके पैसिव इंडस्ट्री लगती है, और बड़ी इंडस्ट्री का अगर वॉल्यूम होता है कि उसमें 5000 बंदा मुलाजिम है, तो पैसिव इंडस्ट्री जब उसकी लगती है तो उसमें 15,000 लोग मुलाजिम होते हैं उसी से रिलेटेड, जो उसी की बाय प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं। तो उसको जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो एक वास्ट फील्ड बन जाती है। कभी आप ये नहीं कह सकते कि जी ये वो एक इंडस्ट्री है। फिर हमारी हुकूमत को कुछ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। इनिशिएटिव कभी ये नहीं होता, जैसे मुझसे भी सवाल किया गया व्हाई नॉट ह्वावे कम टू पाकिस्तान, जिसे हम ह्वावे कहते हैं, ह्वावे व्हाई नॉट ह्वावे कम टू पाकिस्तान। ह्वावे क्यों आएगा? हम उसे कौन सा इंसेंटिव दे रहे हैं? सिर्फ लैंड फ्री दे देना इंसेंटिव नहीं है, आपने उनसे टेक्नोलॉजी लेनी है। यू वॉन्ट टू स्टील टेक्नोलॉजी, यू वॉन्ट टू बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम देम। आपने जब टेक्नोलॉजी लेनी है, आप उनको कौन सा इंसेंटिव दे रहे हैं? पूरी दुनिया में जब इंडस्ट्री मूव करती है तो वो टेक्नोलॉजी के साथ मूव करती है। वो कभी भी ये नहीं होता कि उन्होंने आके फैक्ट्री लगा ली और फैक्ट्री चलना शुरू हो गई। ये एक पोर्शन है, ये एक पार्ट है। इसको वाइडर एंगल में देखिए कि हमारे मुल्क को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अच्छा, चले ये बात भी चलती रहेगी। बिलोंग कहाँ से करते हैं? जी मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ जी, और जब I was very young, I went to Singapore for my studies. वहाँ से फिर मैंने हांगकांग में अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया। किस चीज़ का? इट वॉज अ ट्रेडिंग हाउस, लेकिन एट द एज ऑफ 21 जब मैंने ऑफिस वो इस्टेब्लिश किया तो ये एक बीइंग अ पाकिस्तानी एक क्वाइट यंग एज है, वेरी यंग एज, और बड़ा सक्सेसफुल ऑफिस था मेरा। बहुत अच्छी मैंने इंटरनेशनल ट्रेड की, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से काम किया। फिर उसके बाद चाइना चूँकि एक जंप ले रहा था इकोनॉमी वाइज, तो देन आई मूव टू चाइना। चाइना में एक उनका जो फाइनेंशियल हब है दैट इज़ क्वांटम गोंगचो, जहाँ पे सारी एग्जीबिशन और ये, तो फिर मैं गोंगचो मूव कर गया। गोंगचो में मैंने ऑफिस इस्टेब्लिश किया। बाय द टाइम अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की कि मैं उनकी कुछ स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन कांटेक्ट हुआ, और चाइनीज़ जो है वो उनमें एक खूबी है कि वो टैलेंट को बहुत प्रमोट करते हैं। तो व्हेन दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन माय पर्सनालिटी, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप कि जी ठीक है आप ये काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिफरेंट काम थे, तो उसमें आई हेल्प देम एज एन एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र। फिर उसी से इंगेज करते करते फिर इनका डिपार्टमेंट इट इज़ कॉल्ड सिल्क रूट प्लानिंग, जिसका आगे से उसकी डॉटर कंपनी है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, और उसकी ग्रैंड डॉटर जो है वो CPEC है। तो स्लोली फिर आई मूव टू दैट सिल्क रूट प्लानिंग। और मैं समझता हूँ कि किसी के लिए भी ये बड़े एजाज़ की बात है कि जब वो आपको बुलाते हैं और आपके साथ एज अ कंसल्टेंट आपको अप्रिशिएट करते हैं कि यू हैव वेरी शार्प आइडियाज़ अबाउट इकोनॉमी, कि इकोनॉमी ग्रो कैसे करती है, इकोनॉमी रिवाइव कैसे करती है, इकोनॉमी में कौन कौन सी चीज़ें पिच की जा सकती हैं। तो ये सब कुछ ना बहुत ज़रूरी है। फादर क्या करते थे आपके? माई फादर वॉज ऑल्सो अ बिजनेसमैन।
तो अभी भी जो यानी चाइनीज़ के साथ ये जो आपका रिलेशन है सिर्फ आपकी हद तक है या फैमिली के और लोग भी इसमें इन है? जी वो भी इन है, मेरी फैमिली के बहुत से लोग इन है, बट दे आर ऑन अ ट्रेडिंग साइड। मैं फिर आहिस्ता से फिर सीन बढ़ता गया, फिर मैं ट्रेडिंग से छोड़ के मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें आ गया, मतलब प्रोजेक्ट्स में। और पहले मैंने चाइना में कुछ बड़े इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स किए हैं पाकिस्तान के लिए। ख़ास तौर पे उसमें एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा एडमायर किया गया कि तियानजिन में एक नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है और उसी में एक पाकिस्तान कल्चर स्ट्रीट, जो कि मैंने रिक्वेस्ट से चाइना गवर्नमेंट से, और वो कल्चर स्ट्रीट एक्चुअली कल्चर स्ट्रीट नहीं है, इट्स अ बिजनेस कल्चर स्ट्रीट, जिसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट में, और ये मुकम्मल हो चुका है एंड इट विल बी इनॉग्रेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ चाइना शी जिनपिंग। तो उसमें मैंने पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा एरिया लिया चाइना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके कि जी आप पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स जो चाइना मार्केट को टच करना चाहते हैं, ये पे की बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम सिर्फ 4-4.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और उसमें भी क्या है, मोस्टली यान, और यान के अलावा हम ग्रे फैब्रिक, इसके अलावा वैल्यू एडिशन एंड अनकन्वेंशनल बिजनेस। अनकन्वेंशनल बिजनेस में अगर आप मुझसे पूछें, आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ आइडियाज। आप उन्हें कम से कम $2 बिलियन का सिर्फ रॉक सॉल्ट बेच सकते हैं, ओनली रॉक सॉल्ट। अच्छा, आपका ताल्लुक लाहौर से है, तो यहाँ के लोग तो खाबे शाबे बड़ा पसंद करते हैं, तो आप चले गए चाइना में, तो चाइना का फूड भी ये पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो अभी लाहौरी खाबे शाबे पसंद है कि चाइनीज़ ज़्यादा पसंद आ गए हैं? चाइना में खाने की बहुत ऑप्शन है। एक वक्त था कि चाइना में खाना नहीं मिलता था, लेकिन आज गोंगसू जो है वो इंग्लैंड के बाद मोस्ट जिसे कहते हैं एथनिकल जो उनकी है, तो उसका सोसाइटीज़ हैं, उसका एक गढ़ बन चुका है। इसमें खाली नेशनलिटीज़ नहीं है बल्कि एथनिकल ग्रुप्स भी। आपको वहाँ पे हर तरह का खाना मिलता है, हर तरह का, जैसा खाना आप एंजॉय करना चाहें। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो मुझे ये कहना, आपको कौन सा अच्छा लगता है? डेफिनेटली पाकिस्तानी खाना हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से खाया है। अच्छा, आपने चूंकि चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो खाना है दोनों का डिफरेंस चेक कर लिया, लेकिन हम ये देखते हैं कि ग्रेजुअली क्या बहुत रैपिडली चाइनीज़ जो भी आपके खाने हैं वो पाकिस्तान के अंदर बड़े मकबूल हैं, लोग पसंद भी करते हैं। अब पाकिस्तान के भी खाने हैं, तो चाइनीज़ खाने तो यहाँ आ रहे हैं, लोग खा रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी खाने, मेरा आपसे सवाल है, वहाँ पे कितने वहाँ पर पॉपुलर हैं या उनको कितना वेलकम किया जाता है? आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलकीली हम लोग अपने खाने उन लोगों तक पहुँचा ही नहीं सके। हमसे ज़्यादा, मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि हमसे ज़्यादा एफर्ट्स इस मामले में इंडिया ने किए, कल्चरल एफर्ट्स किए हैं। उन्होंने इस तरह जैसे परसुएड किया है इस तरीके से, उसमें खाने भी शामिल है, खाने भी पार्ट ऑफ कल्चर है। किसी भी मुल्क का कल्चर होता है उसका खाना। तो एक तो वहाँ पे कोई भी अभी भी कोई ऐसा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं है। ईरानियन रेस्टोरेंट हैं, इंडियन रेस्टोरेंट हैं, अफगानी रेस्टोरेंट हैं, हर एक जगह का रेस्टोरेंट है, सीरियन रेस्टोरेंट है। अगर मैं बात करूं चाइना और इंडिया की, तो दे आर एट डेगेस्तान, और इस हालत में भी अगर इंडियन वहाँ पे मकबूल हो रहा है, हम तो फ्रेंडशिप है हमारी, हम कहते हैं हिमालय से ऊपर हमारी जो फ्रेंडशिप है, हमारे खाने वहाँ पे क्यों नहीं? उसमें कसूर हमारा है। क्या हम लोगों ने वहाँ पे कोई कल्चरल इवेंट अरेंज किया? नहीं किया। जबकि इंडिया वाले, और वो फाइनेंस करते हैं, वो अपने ग्रुप्स को, अपने ट्रेडिंग ग्रुप्स को फाइनेंस करते हैं, उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। वो चाइनीज सिंगर, चाइनीज डांसर, चाइनीज मीडिया, इस तरह की सारी चीजें, इवन लाइक द चाइनीज ड्रेस, अब इंडियन ड्रेस, सॉरी। सो हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा स्कोप है। कमिंग बैक टू द ड्रेस स्टाइल, हमारे पास इतना बड़ा स्कोप है कि हम अपनी गारमेंट इंडस्ट्री में ऐसे ड्रेस डिजाइन करवाएं कि जो कि चाइनीज स्टाइल को हिट कर रहे हो। वी कैन मेक द शॉर्ट कुर्ता, वी कैन मेक समथिंग डिफरेंट कि जो उन्हें बहुत अट्रैक्ट करे। वो तो हमें प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। फिर एक बात बताएं, वो पिछले दिनों आपको याद होगा, ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, चाइनीज यहाँ आए, शादियां करना शुरू कर दी और बड़ा यहाँ पर हाई भी क्रिएटिव कुछ मसाइल भी पैदा हुए, फिर थोड़ा सा उसके अंदर पाबंदी भी आई। पाकिस्तानी वहां जाके जी चाइनीज के साथ क्यों नहीं शादियां कर सकते और उनको क्यों नहीं लेके आते, और वहां पर क्या सूरत हाल है इस हवाले से?
शायद आपके इल्म में नहीं है कि कम से कम मेरे इल्म के मुताबिक 25,000 पाकिस्तानी हैं जिनकी चाइनीज़ वाइफ्स हैं, और वो चाइनीज़ जिन्होंने पाकिस्तान में आगे शादी की उनकी मल्टीपल रीजंस थी। गुड एंड बैड पीपल्स आर एवरीवेयर, लेकिन हमने अपने लॉ को कैसे मजबूत करना है ये बहुत ज़रूरी है। चाइनीज़ एम्बेसी कभी भी ऐसे क्रिमिनल लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार नहीं होती। वो हमेशा पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहती है कि इन्हें अपने लॉ के मुताबिक सजा दें अगर इन्होंने ऐसा किया। एक रीज़न ये है कि चाइना में इस वक्त गेटिंग मैरिड बहुत महंगा हो चुका है। आपको कम से कम कुछ एरिया जैसे ऐसे हैं जिसमें आपके पास $1,00,000 हो जो आप लड़की वालों को गिफ्ट करें तो आप लड़की से शादी कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों के पास $1,00,000 नहीं है। एक तो रीज़न ये है कि पाकिस्तान में उन्हें इजी एक्सेस है, उन्हें इजी वाइफ मिल जाती है, और वाइफ को भी वो भी लोअर मिडिल क्लास की ऐसी ख़वातीन है जिन्हें कोई प्रोटेक्शन चाहिए, जो ये समझती हैं कि चलें ठीक है लेट्स गेट सम सोल्यूशन में हमें कुछ तो हो रहा है या हमारी फैमिली को कुछ सपोर्ट मिल रही है। एक तो बहुत बड़ी रीज़न ये भी है, लेकिन इसके कुछ क्रिमिनल फैक्टर्स हुए हैं बट वेरी फ्यू। बट चाइना गवर्नमेंट टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेजर्स अगेंस्ट इट। चाइना गवर्नमेंट पास। अच्छा, मैं आज थोड़ा सा आपसे वाइस वर्सा बात करना चाह रहा हूँ। मतलब हमें यहाँ पर सारी बात है कि चाइनीज़ का क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान में, क्या इकोनॉमी। मैं आज आपसे कुछ क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि अच्छा पाकिस्तान का कल्चर वहाँ, यानी वो तो यहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं तेज़ी से, और चाइनीज़ जो कॉरिडोर है उसकी वजह से बहुत एक्सपेंशन है उनके फ्यूचर के अंदर। हमारी वहाँ पर कितनी कबूलियत है, हमारी एक्सपेंशन क्या है, उसके एवेन्यूज़ क्या है? किसी भी मुल्क में इस मॉडर्न एज में सबसे बड़ी जो आपने कल्चरल वॉर करनी है दैट इज़ मीडिया। हमारी 1981 में एक मूवी वहाँ पे चली थी, मेरा नाम है मोहब्बत, जिसने शायद लाइक 2 डेकेड्स वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली चली थी। और चाइना गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती फॉरेनर्स की मूवीज उस दौर में, खास तौर पे अभी भी आके दे हैव अ रिस्ट्रिक्शन फॉर 34 मूवीज, इससे ज़्यादा वो इम्पोर्ट नहीं करते। उसके बाद अब आके जो अगली मूवी आई है उसका परवास है जुनून। इट्स अ गुड मूवी, बड़ी एफर्ट्स की गई, हमारी एम्बेसी ने एफर्ट्स की, पर्सनल एफर्ट्स की, जो मेरा पार्ट था मैंने भी प्ले किया। लेकिन अनलकीली मैं समझता हूँ कि हमें उसमें अभी भी वो प्राइम टाइम नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। जैसे शंघाई है, शंघाई में सिर्फ एक सिनेमा है और उसमें भी आफ्टरनून में उस मूवी को एक शो मिलता है, एक सिनेमा में, एक सिनेमा में एक शो। तो ये एक बहुत लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम है। इसी तरह गोंगचो में भी बहुत थोड़ा सा टाइम, बट दिस मूवी हैव ऑलरेडी क्रॉस लाइक जो पाकिस्तानी रुपयों में शायद 6-7 करोड़ रुपए का बिजनेस इसने किया है। ये टारगेट नहीं है। हमें बड़ी छोटी छोटी स्पोर्ट चाहिए, हमें कोई बहुत बड़ी स्पोर्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक हम यहाँ से अपने कल्चरल डेलीगेशंस को लेके जाएं जो वहाँ पे अपने इलाकाई रक्स हैं, लड़कियों के लड़कों के ड्रेसेस, हमारी एग्जीबिशंस होनी चाहिए, कल्चरल एग्जीबिशंस होनी चाहिए, हमारी हैंडीक्राफ्ट्स जो है उनकी एग्जीबिशन वहाँ पे होनी चाहिए। बहुत बड़ा स्कोप है। हर्डल्स कहाँ पे है? मेरा आर्टिकल अगर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में जाता है तो वो सबसे पहले उस पर क्वेश्चन रेज कर देते हैं कि ये पाकिस्तानी है। क्यों? उसकी मैनेजमेंट सारी इंडियंस बैठी है। जब हम उनको जवाब ही नहीं दे पाएंगे सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, हम अपना इमेज कैसे बेहतर कर सकते हैं? गवर्नमेंट अभी भी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे चाइनीज़ को, अब चाइनीज़ इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी टूरिस्ट नेशनलिटी है। क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान में? क्योंकि जब भी बात होती है वो फर्स्ट क्वेश्चन रेज करते हैं सिक्योरिटी। फिर हमने आज तक हाईलाइट ही नहीं किया कि पाकिस्तान में कौन से टूरिस्ट स्पॉट हैं, कैसे काम करते हैं, पाकिस्तान में क्या क्या अट्रैक्शन है। हमने कोई टूरिज्म पॉलिसी नहीं दी। वहाँ पे बहुत सारी टूरिज्म कंपनीज हैं जो मुझसे इन टच हैं, जो ये कहती हैं कि हम पाकिस्तान में मंथली 2000, 5000, 10,000 टूरिस्ट ला सकते हैं। हम उन्हें इनिशिएटिव दें, हम उन्हें बताएं कि हाँ जी आप इतने टूरिस्ट लेके आएंगे, ये इसकी टिकट कॉस्ट होगी, बहुत कुछ हो सकता है। वी कैन कट डाउन द टिकट कॉस्ट, बड़ी मामूली सी टिकट कॉस्ट आ जाती है। हम यहाँ पे जो बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, ये जो पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट PTDC जो है, उनको हम कहें कि आप सब्सिडाइज प्राइसेस पे अपने स्पॉट्स मुहैया करें। फिर हमें टारगेटेड
टूरिज्म की तरफ जाना चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है कि आपने एक टारगेट किया हो कि यहाँ पे हमने इस तरह के टूरिस्ट लेके आने हैं, इस एरिया में हमने इस तरह के टूरिस्ट लेके जाने हैं। बर्फ तो वहाँ पे भी बहुत है, हम सिर्फ उनको स्नो कैप माउंटेन्स दिखा देंगे तो कुछ नहीं है, ये कुछ तो वहाँ पे भी बहुत है, लेकिन हमें उन्हें कुछ और तरीके से अट्रैक्ट करना चाहिए। हमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जनरेट करनी चाहिए और फिर हमें वहाँ पे टूरिज़्म कंपनीज़ को इंगेज करना चाहिए जो अपने टूरिस्ट को हमारे साथ एग्रीमेंट करें कि हम मंथली 25,000, 50,000, 1 लाख टूरिस्ट पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। लाइक सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो मैं इसमें देता हूँ थाईलैंड की, कि वो हर तरह से अपने टूरिस्ट को एक बड़ी जिसे कहते हैं एक सब्सिडाइज प्राइस देती हैं। और फिर वो पैसे कहाँ से जनरेट करते हैं, ये इट्स एन अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वो पैसे जनरेट करते हैं जब वो यहाँ पे टूरिस्ट को लेके आते हैं। और हमेशा टूरिज्म और कल्चर ये एक मिनिस्ट्री है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में कभी कोई एक टूरिज्म मिनिस्टर और एक कल्चर मिनिस्टर नहीं होता, हमेशा इकट्ठे होते हैं। क्यों? कि जब टूरिस्ट ने यहाँ पे आना है तो देन यू प्रेजेंट देम योर कल्चरल प्रोडक्ट्स। जब आप उन्हें कल्चरल प्रोडक्ट्स बेचती हैं तो आपकी कल्चरल हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्री अलाइव हो जाती है। टारगेट ये होना चाहिए कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान की और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना में आप समझते हैं कि वो अभी तक नहीं पहुंची, जाएं तो हमें बहुत फ़ायदा है। इसके अलावा इंडस्ट्री की बात करूं, एक्सपोर्ट की बात करूं, तो चाइनीज़ के हवाले से पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका। पहला पोर्शन ये कि जैसे मैंने एक आइटम तो आपको इंडिकेट की थी कि ओनली दैट हिमालयन रॉक ऑयल, रॉक सॉल्ट, बेशुमार प्रोडक्ट्स है। हम सिर्फ उन्हें नेफ्राइट और जेड अगर प्रोसेस करके बेचें तो हम $10 बिलियन का बेच सकते हैं। अगर बगैर प्रोसेस के बेचें तो हम उन्हें कम से कम $1 बिलियन का बेच सकते हैं। एमरल्ड हमारे पास बहुत है, रूबी हमारे पास बहुत है। अब एमरल्ड यहां से निकलता है, स्मगल होकर इंडिया पहुंचता है, जयपुर में पॉलिश होता है और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में चाइना में जाके बिकता है। होता हमारा। अब हमारी ये बदकिस्मती की इंतहा है कि हमारा एमरल्ड, जिसको फिर लेपिस एक बड़ा खास स्टोन है, लेपिस हमारे पास लेपिस कैसे है, इट्स लाइक $5 पर केजी। लेकिन इसी को जब प्रोसेस करते हैं, पॉलिश करते हैं, इस पे कार्विंग करते हैं, तो इसका एक बड़ा छोटा सा पीस वो $5 नहीं बल्कि $50 का हो जाता है। तो क्या हमने वैल्यू एडिशन का कभी नहीं सोचना? हमने हमेशा ऐसी ही चीजों पे फोकस करना है कि जी रॉ मटेरियल बेच दिया, कपास बेच दी, कपास का धागा बेच दिया। इससे आगे हम सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें गारमेंट्स, वो गारमेंट्स नहीं जो हम बेच रहे हैं। आज भी मैं बड़ी से बड़ी कंपनियों में पाकिस्तान में मैंने विजिट किया है, लेकिन उनकी टेक्निकलिटीज इतनी पुअर है, इतनी खराब है, उनको पता ही नहीं है कि हमने गारमेंट को वैल्यू एडिशन में कैसे लेके जाना है। हम नहीं कर पा रहे हैं। देन वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप। हमारे पास बेइंतहा मिनरल्स हैं जो कि ऐसी ऐसी स्टेज पे खड़ी हैं, हमें जरूरत नहीं है कि हम उनको रॉ मटेरियल में बेचें। मेरे पास आई कैन सेट यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। फेरोक्रोम 43% यहां से जाता है 20 सेंट पर केजी, वहां से वापस आता है $2 पर केजी। वो उसको रिफाइन कर देते हैं। अब मुझे बताइए कि क्या ये टेक्नोलॉजी कोई आसमान से उतरी है? व्हाई नॉट यू बाय द टेक्नोलॉजीज? आप उनके साथ इसमें जेवी में क्यों नहीं जाते? आपके यहाँ पे ये जितना इलाका है, ये जो हमारा राइस एरिया है, ये खासतौर पे पिंडी भटिया का, इतना और पड़ा है इसके नीचे 100 मीटर 200 मीटर। और किस सूरत में पड़ा है? सबसे पहले ऊपर, उसके ऊपर होता है इंटरनेशनली, ये कुदरत का कानून है, ऊपर लोहा होता है, उसके नीचे कॉपर होता है, उसके नीचे चांदी होती है, उसके नीचे सोना होता है। ये कुदरत का कानून है। समंदर है वहां पे। क्यों पाकिस्तान में वो इंडस्ट्री नहीं लगती कि यहां से सिर्फ आप इसको प्रोसेस करें और प्रोसेस करने के बाद आप इसे एक्सपोर्ट करें? ठीक हो गया जी नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो इनसे मजीद बात करेंगे। और बात यही होगी कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो इस वक्त ट्रेड चल रही है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसमें पाकिस्तान को चाइना में कितना फ़ायदा पहुंच सकता है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो
कल्चरल एक्सचेंज है वो क्यों नहीं उस लेवल पे पहुंच सका जिसकी एक्सपेक्टेशन जो है पाकिस्तान की जो आवाम है उससे भी है। और हमें ये चीज़ें क्यों नज़र आती हैं कि जनाब चाइना इधर क्या कर रहा है, हमें स्क्रीन के दूसरी साइड पे यानी कि पाकिस्तान उधर क्या कर रहा है वो क्यों नज़र नहीं आता, वो क्यों नहीं दिखाया जाता। इसी पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और आमिर साहब की तरफ चलते हैं। अच्छा आमिर साहब, पाकिस्तान में वक्त कैसे गुजरता है? दोस्तों से भी मिलते हैं कि हर वक्त काम ही करते रहते हैं? रिसेंटली तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद पहले तो था कि जब पाकिस्तान आता था एंड आई ऑफन ट्रैवल टू पाकिस्तान, में ऐसा नहीं करता कि 6 महीने साल बाद आ रहे हैं, मैं बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता रहा हूँ सारी ज़िंदगी। तो उसमें दोस्तों के लिए बहुत टाइम होता था, लेकिन अभी जो मौजूदा जिम्मेदारी हैं इनके बाद काफ़ी मुश्किल हो गई है। बल्कि फैमिली को शादी लाहौर में ही हुई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शादी लाहौर में हुई, फैमिली में हुई और एक ही हुई। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग चाइना चले जाते हैं ना, तो फिर चाइना में भी कर लेते हैं शादी। नहीं, मैंने इस ज़र्फ से इस्तेफादा नहीं किया। फैमिली लाहौर में ही है? फैमिली लाहौर में ही है जी। मेरे पास आए चाइना रहने के लिए, विजिट पे आते थे। तो ऑनेस्टली क्योंकि हमारा वहाँ पे कल्चर नहीं है तो वो कुछ उन्हें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती थी और इसलिए वो फिर थोड़े से बाद वापस आ जाते थे। तो अच्छा, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं चाइना के अंदर। यहाँ पे तो है ना, मैंने तो देखा है कि यहाँ पे दुनिया का कोई भी शख्स आ जाए तो यहाँ इजी हो जाता है। लाहौर एक ऐसा कल्चर है, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। वहाँ चाइना के अंदर जो गैर मुल्की होते हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है उनकी सोसाइटी? जी बिल्कुल। ख़ास तौर पे चाइना ने सबसे पहला जो सिटी फॉरेनर्स के लिए खोला था वो गोंगजो था, जिसे हम लोग गोंगजू इस तरह प्रोनाउंस करते हैं। तो गोंगजो बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। मैं हमेशा चाइना में एक बात मजाक से कहता हूँ कि चले जी लाहौर चलें, इसका मतलब होता है गोंगजू चलें, क्योंकि गोंगजू बिल्कुल एक लाहौर जैसी एक वहाँ पे आपको फीलिंग आती है। तो बड़ा अच्छा शहर है, बहुत सी नेशनलिटीज़ जैसे मैंने आपको कहा वहाँ पे रहती है और ये शहर आपको अपने शहर में मुब्तला कर लेता है। बहुत खूबसूरत शहर है। अच्छा, कोविड पाकिस्तान में इस वक्त उसका असरात हैं और दोबारा से उसने एक वेव है जिसके ऊपर बात की जा रही है। चाइना के अंदर भी आया और चाइना ने बगैर वैक्सीनेशन के उसके ऊपर काबू भी पा लिया। और अभी मुझे नहीं पता कि वहाँ पर जो सेकंड वेव आई है वहाँ चाइना में क्या पोजीशन है जी इस वक्त? चाइना ने जी बहुत कंट्रोल किया अभी भी। वहाँ पे जो जैसे आप सिटी ट्रैवल करते हैं, आपको उसके लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। पहले तो उन्होंने इस तरह यहाँ तक रखा कि एक बिल्डिंग से साथ वाली बिल्डिंग में जाने पे भी उससे भी उन्होंने चेक किया। एक तो उन्होंने चेकिंग बहुत की, दूसरा उन्होंने सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया। फिर एक चीज़ उन्होंने और की कि चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन वो चूँकि बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर करती हैं, उसका इस्तेमाल बढ़ा दिया। तो ये तो बेसिक अपेरेंट रीजंस हैं। यानी आपको लगता है कि उनकी जो हर्बल मेडिसिन है उसने एक मेजर रोल प्ले किया है? डेफिनेटली उनकी हर्बल मेडिसिन ने एक मेजर रोल प्ले किया है। और अब तो चाइना की ने वैक्सीन भी CNBJC जो चाइना नेशनल बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इट्स अ स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन, उन्होंने पाकिस्तान में 3rd ट्रायल भी कर लिए हैं। 3rd ट्रायल सक्सेसफुल भी हो गए हैं। और इस बीच में चाइना गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा सा मुझे ये किया था कि they want to gift some medicines for Pakistan, जो वो कहते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हैं कि हमें अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक रिक्वेस्ट लेटर दे दे तो हम ये मेडिसिन पाकिस्तान को फ्री भी देंगे। ये जो कोविड की अच्छा जो वैक्सीन निकली है, ये जो वैक्सीन निकली, तो हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे उधर? जी बस वो चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने वो एक लेटर लिखना है चाइनीज कंपनी को। क्यों नहीं लिख रहे जी, अगर फ्री में दे रहे हैं वो? तो शायद मैं किसी मिनिस्टर तक पहुंच नहीं सका। चले, बहरहाल ये बड़ी अहम बात है जी कि अगर चाइनीज हमें फ्री मेडिसिन देना चाह रहे हैं कोविड की तो फिर ले लेनी चाहिए, गवर्नमेंट को इस इनिशिएटिव को ले लेना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि जब आप पाकिस्तान आते हैं तो पुराने दोस्त तो मिलते होंगे, अपने टाइम भी देते होंगे, तो होता नहीं गिला शिकवा के जी आप अब उधर के ही होके रह गए हैं और यहाँ पर आप जो है हमसे मिलते ही नहीं?
डेफिनेटली जी, बहुत गिला होता है। बल्कि कुछ दोस्त जो बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, बाज़ औक़ात एक लंबा अरसा गुजर जाता है कि आप उनसे मिल नहीं पाते, ऐसा इन पर्सन नहीं मिल पाते, फ़ोन पे रब्ता हो जाता है, अच्छा ठीक है मिलेंगे। और जैसा मैंने कहा अभी तो ख़ास तौर पे ये गिला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि अब तो मेरे वो जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो भी कहते हैं कि यार आप कहाँ बिजी हो गए हैं, आप तो आपको मिलना ही बहुत अच्छा। आपने बात की कल्चरल एक्सचेंज की, चाइना पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की भी एक सिंगिंग है, पाकिस्तान की भी एक गायकी है, यहाँ पूरी दुनिया में मशहूर है पाकिस्तान के जो है। और पाकिस्तान के शोरा की बात करें, पाकिस्तान की फिल्म की बात करें, फिर उसी तरह चाइना के अंदर भी सब कुछ है। तो आपको मौसीकी कौन सी पसंद है? मुझे पाकिस्तानी मौसीकी बहुत पसंद है, आई वेरी लव इट। सुर जो है चाइनीज सोसाइटी में भी सुर हमारी तरह ही है, उनकी भी गायकी में सुर का वही कॉन्सेप्ट है जो हमारा है, वहाँ पे भी उसी तरह क्लासिकल है। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हम और वो आपस में फ़र्क है, हम एग्जैक्टली बल्कि चाइनीज़ की बहुत सारी ट्रेडिशन हमसे मिलती है। उनकी सोशल ट्रेडिशंस का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसे वो कहते हैं कि इट्स एशियन स्टाइल। हम लोग उसी एशियन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उनका सबसे बड़ा फेस्टिवल है जिसे स्प्रिंग फेस्टिवल कहते हैं, जो उनका चाइनीज न्यू ईयर, इट ऑलवेज स्टार्ट बाय द एंड ऑफ जनवरी, द बिगनिंग ऑफ फरवरी, इन बिटवीन ये एक टाइम होता है। तो स्प्रिंग फेस्टिवल की उर्दू ट्रांसलेशन अगर मैं आपको करके बताऊं तो वो है बसंत बहार। क्या हम उस बसंत बहार में हम एक सोशल एक्टिविटी नहीं थी हमारी, जिसे हम डिफरेंट तरीकों से मनाते थे, तो उसी को वो स्प्रिंग फेस्टिवल कहते थे। यानी कॉमनैलिटी है हमारी आपस में, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। फिर जैसे हम लोग गिफ्ट्स देते हैं, फिर हम लोग जैसे ईद देते हैं, तो चाइनीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, वो इसे कहते हैं रेड पॉकेट, हुनबाओ। रेड पॉकेट वो अपने वर्कर्स को, अपने से छोटे लोगों को, अपनी जैसे जो उनकी डिपेंडेंसी में आते हैं उनको वो लाजमी देते हैं। और चाइनीज़ लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में कोई आपके पास आता है और खाने का टाइम है, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो अवॉइड कर रहे होते हैं कि भाई ठीक है चाय पी ली बस ठीक है। लेकिन चाइनीज़ ने लंच टाइम पे, डिनर टाइम पे वो कुछ भी करेंगे, वो आपको अपने साथ ले जाएंगे, आपको बिठाएंगे साथ और अच्छा खाना आपको पेश करेंगे। और लेकिन जो वो खाते हैं वो खाना भी तो मुश्किल है। नहीं, वो ख्याल करते हैं जी। अच्छा। वो जैसे मैं मुस्लिम हूँ तो वो जब मुझे कहीं खाने पे लेके जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पहले ये ख्याल करते हैं कि जी हम एक मुस्लिम रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं और हम क्या ऑर्डर करें। अगर इन केस कोई ऐसी जगह होती है कि वो वहाँ पे मुस्लिम फूड अवेलेबल नहीं है, हमें सी फूड या कुछ ऐसा खाना पड़ता है, तो वहाँ भी वो बाकायदा बताते हैं कि जी ये हुई है, यानी ये मुस्लिम है, तो इनको आप जो खाना सर्व करवाएंगे उसमें जो ऑयल भी हो वो मुस्लिम स्टाइल का ऑयल। अच्छा, बहुत सारे ममालिक के अंदर पाकिस्तान की कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो बड़ी मशहूर होती हैं। मुझे याद है वे 90 की बात है, 94 की गालबन। तो मैं एक जगह यहाँ बैठा हुआ था, खाना खा रहे थे, कुछ लोग हमें मिले यूके के। तो मैंने उनसे पूछा जी पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ 2 शख्सियात ऐसी हैं जिसकी वजह से हम पाकिस्तान को जानते हैं। मैंने कहा जी कौन सी वो 2 शख्सियात? उन्होंने कहा जी दोनों खान, यानी एक जहांगीर खान और एक इमरान खान। तो यानी हमारी कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो दुनिया भर में जानी जाती हैं। चाइना के अंदर पाकिस्तान की कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो आपको लगता है, चूँकि आप वहाँ रहे हैं उस कल्चर के अंदर भी, कि जो पाकिस्तान की ऐसी कोई फिल्म की या कोई और बड़ी पर्सनैलिटी जो वहाँ पे डिस्कस होती हैं, जो पहचानी जाती हैं? अनलकीली इस तरह की कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है सिवाय एक पर्सनैलिटी के, और उसके पहचाने जाने की वजह मुझे नहीं पता। वो कौन सी? ये एक मेरी थोड़ी सी अनपॉलिटिकल स्टेटमेंट में मैं ले आऊँगा। चाइनीज़ में मुशर्रफ मशहूर थे। अच्छा जी। हाँ, वो, और उसकी रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो किसी लोकल पर्सनालिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते थे, और शायद मुशर्रफ साहब की जो बुक है वो चाइना में सबसे ज़्यादा बिकी थी। लेकिन इस क्वेश्चन को, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपके ख्याल में वो वहाँ पे ज़्यादा जानते हैं? अच्छा, पाकिस्तान की और भी तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे म्यूज़िक है के लोग हैं, हमारे फिल्म के लोग हैं, और भी तो बहुत सारे। अनलकीली हम किसी भी चीज़ को वहाँ पे नहीं पहुँचा पाए। अनलकीली हमने कोई ऐसा, जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि कोई कल्चरल इवेंट नहीं है हमारा अभी तक, मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक हमने एक भी कल्चरल इवेंट, और कल्चरल इवेंट ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट
ही सपोर्ट करे, इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। गवर्नमेंट मॉरली सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली डिफरेंट इदारे सपोर्ट कर देते हैं, बड़ी बड़ी ट्रेडिंग हाउसेस सपोर्ट कर देते हैं, वो फिर वहाँ पे अपनी एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं कि भाई ठीक है हम इस हवाले से हमने ये इवेंट करवाया है। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त मैं डेस्परेटली आई एम फीलिंग दैट कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को इस मामले में बहुत सी एफर्ट्स करने की। हम जरा पाकिस्तान की तरफ आते हैं। सीपैक को कहाँ देखते हैं इस वक्त आप? जैसे सारी दुनिया कह रही है, पाकिस्तान में सब पेस थोड़ी स्लो है, और पेस स्लो होने की वजह जो है वो जो हमारी सेकंड फेज की जो प्रोबेबिलिटी थी वो उतनी इफेक्टिव नहीं थी। हम अभी तक, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि चाइनीज जी वहां से लेबर लेके आते हैं, ऐसा नहीं होता। वो लेबर कभी नहीं लाना चाहते। दे आर द बिजनेस पीपल, आई एम अ बिजनेसमैन। अगर मुझे एक इफेक्टिव काम करने वाला बंदा श्रीलंका से मिलेगा, मालदीव से मिलेगा, सोमालिया से मिलेगा, मैं उसे लेके आऊंगा। वो कभी भी नहीं लाना चाहते। एक आम लेबर उन्हें $1200-1300 में कॉस्ट करती है पाकिस्तान में आके काम करना और रहना। वो कैसे अफोर्ड करेंगे जबकि हमारी लोकल लेबर 20,000-25,000 रुपये में अच्छी खासी लेबर मिल जाती है। उसकी हम लोगों ने यहाँ पे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वोकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई ऐसी चीज़ें कायम ही नहीं की, कोई ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं बनाए जहाँ से क्वालिफाइड वर्कर निकल रहे हों, जो कि जिनकी स्किल हो, जो काम करना जानते हो, जो काम तेज़ी से करना जानते हो। मेरी एक जगह पे आज सुबह भी एक प्रोग्राम में ये इसी बात पे मेरे साथ बहस हो रही थी। तो कहते हैं पाकिस्तानी कौम बहुत मेहनती है। मैं वहाँ पे भी डेफर करके आया था। मैं कहा सर देखिए, आप कहते हैं बहुत मेहनती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 1 घंटा काम करने के बाद 2 घंटे बैठ जाना मेहनत नहीं है, लेजीनेस है। आपके काम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके काम में तसलसल होना चाहिए। आप एक जॉब को ख़त्म, और फिर हमारे नज़दीक किसी भी ऑफिस की अटेंडेंस कभी भी 70% से ऊपर नहीं गई। वो जो आपके वर्कर हैं उन्हें वो छुट्टी करेंगे, दे विल मेक द एक्सक्यूज, किसी की दादी बीमार है, किसी का अब्बू मार गया है, कुछ ही हो गया। चाइनीज कभी ये एक्सक्यूजेस नहीं लेके आएंगे। काम का मतलब काम है। उन्होंने बगैर रुके उस दौरान जो उनकी काम की टाइमिंग है, उन्होंने काम को डिस्टर्ब नहीं होने देना। क्या हम लोग ये चीज़ें नहीं सीख सकते? सबसे पहले तो हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, और होगा अभी पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को ये चीज़ समझनी चाहिए, सीपैक नहीं है ये है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। और इसमें जो कंट्रीज आपके साथ इंगेज हो रहे हैं सेंट्रल एशिया से, क्या उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन नहीं करनी है? क्या उनके इन्स एंड आउट्स नहीं है? क्या उन्होंने बहुत सारी प्रोग्रेस नहीं करनी पोर्ट्स पे जाने के लिए, पोर्ट से आने के लिए? तो उन सारी चीज़ों को भी हमें फोकस करना चाहिए। ये सिर्फ सीपैक नहीं है। अच्छा, एक इम्प्रेशन जो मिलता है पाकिस्तान के अंदर भी, शायद ये जो आपका सीपैक है कहीं पोशीदा है, पता नहीं कुछ हाथों में पोशीदा है। क्योंकि आम बिजनेसमैन से जब बात करते हैं कि यार एक आम जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इसमें कितना रोल है, तो वो आपको बिल्कुल डेफ एंड डम नजर आते हैं। वो ऐसे देखना शुरू हो जाता है, कहते हैं हमें तो पता ही कुछ नहीं है। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके 2 पोर्शन है। एक तो ये पोशीदा आज भी है और माजी की हुकूमत में भी था, लेकिन पोशीदा होने के साथ इसमें कुछ और चीजें भी हैं। हमारी जो ट्रेड बॉडीज है उन्होंने क्या तैयारी की, कितने यहाँ पे चेयर्स है हमारी गवर्नमेंट ने जो बनाई। अब चाइना में सिल्क रूट प्लानिंग पे मोर देन 400 थिंक टैंक्स हैं। हर यूनिवर्सिटी में एक चेयर है, वो प्लान करते हैं, वो सुजेशन देते हैं, वो सुजेशन रेक्टिफाई होती हैं, वो सुजेशंस आगे जाती हैं। हमारी किसी यूनिवर्सिटी में, मुझे शायद एक नस्ब में एक चेयर है और एक शायद लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में एक चेयर है, लेकिन उनकी भी प्रपोजल्स कहाँ हैं? क्या वो हमें ये प्रपोजल्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की इंडस्ट्री लगे, वो इतना बजट डेफिसिट कम कर देगी, हमारी इंपोर्ट्स पे इतना लॉक लग जाएगा? इसी तरह हमारी ट्रेड बॉडीज हैं। जी ठीक है, लाहौर चैम्बर में एक सीपैक का डेस्क बना दिया, बट दैट सीपैक डेस्क इज डूइंग व्हाट? वो कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं दावे से कह सकता हूँ वो कुछ भी नहीं कर रहा। आप जब उनसे जाकर पूछते हैं क्या उन्होंने कुछ सजेशंस दी गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान में इस तरह से ट्रेड को ऑर्गेनाइज करें, जॉइंट वेंचर के को फॉर्मूला सामने लेके? क्या इसका तो ये भी एक पहलू आ जाता है ना कि उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं वो दिया जा रहा। सर कॉन्फिडेंस कोई नहीं देता। कॉन्फिडेंस आपके अंदर मौजूद होता है। आप जब आपके पास वहां पे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस आता है, आप क्यों नहीं पूछते उससे
वो कॉन्फिडेंस पहले आप अपने अंदर तो कोई कॉन्फिडेंस पैदा करें, आपके अंदर कोई एबिलिटी हो, आप उनसे सवाल करें कि हाउ टू कट डाउन द ट्रेड डेफिसिट। इसके लिए आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी कंपनी कितने % की पार्टनर होगी, जेवी कैसे होगी, जेवी का माहौल कैसा होगा। गवर्नमेंट आज तक अभी तक जो मेरी नजर में पाकिस्तान में गुजरा है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसे मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड क्लास है। चाइनीज की एक सेइंग है, चाइनीज कहते हैं कि अगर आपने किसी की मदद करनी है तो डोंट कैच अ फिश फॉर हिम, टीच हिम हाउ टू कैच अ फिश। कभी उसे मछली ना पकड़ के दो, उसे मछली पकड़नी सिखाओ। हमें तो अगर ये इनिशिएटिव मिल रहा है तो हमें मछली पकड़नी सिखाई जा रही है। अगर ये सी पैक हर कोई अच्छा, सी पैक में जो रोड आपको बात की जा रही थी कि जी रोड का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होगा, तो वो हो गया कंप्लीट सारा? मेजर रोड्स में आप समझें कि 70% तक तो कंप्लीट हो चुका है। और उस रोड के पैरेलल जो स्ट्रक्चर बनने थे, जो कुछ नहीं बना अभी तक। अभी तक हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पेपर्स में आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा से वेलकम करते हैं। और अच्छा ये बताइएगा कि मैंने बात ब्रेक से पहले की कि अभी तक बहुत सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आपके ख्याल में या आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी रोड्स का स्ट्रक्चर भी 70% बना है और अभी इकोनॉमिक जोन बनने थे उनका कोई अभी आपको नहीं पता चला कि वो क्या है। अच्छा, इसमें फिर अगला फेज ये था कि यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं इन इकोनॉमिक जोन्स में। तो ये कितना का आपको टाइम लगता है सी पैक के ऊपर ये सारी चीजें बनते हुए? चाइनीज हमेशा जो भी प्रोजेक्ट चलाते हैं वो टाइमलाइन के साथ चलाते हैं। और चाइनीज की एक मेंटालिटी है, वो कोई भी काम शुरू करने से पहले ना 100 साल सोचते हैं, लेकिन जब वो एज अ नेशन वो कोई काम शुरू करते हैं तो उससे स्टेप बैक नहीं करते। अगर किसी को ये थोड़ा सा भी शक है कि सी पैक रोल बैक हो सकता है तो ऐसा नहीं होगा। वो सी पैक को बचाने के लिए, क्योंकि इसमें चाइनीज गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उनका सिस्टम इन्वॉल्व है, वो किसी भी चीज को, नाकामी को अपने सिस्टम की नाकामी समझते हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े होने में किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी हद तक जाएंगे। नहीं, लेकिन अब ये तो है ना कि एक तो आपको एक्सटर्नल थ्रेट है, अगर इंटरनली उसके अंदर काम तेजी से नहीं हो रहा तो डेफिनेटली उस हवाले से उनका क्या रोल है? देखिए सर, उसमें हमारे कुछ डिपार्टमेंट हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पंजाब को अगर कहें तो मैं समझता हूँ कि दे आर वर्किंग ओके बट नॉट वेरी वेल। लेकिन कुछ सपोर्टिंग इदारे हैं, जैसे बोर्ड, फिर हर एक प्रोविंस की अपनी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, फिर इसको सपोर्ट करते हैं पीपीपी प्रोजेक्ट। चाइना ने अगर तरक्की की है तो वो सारे के सारे प्रोजेक्ट पीपीपी थे, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। हम लोगों ने पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रपोजल्स ही अभी तक सामने नहीं रखी। हमारी पीपीपी की प्रपोजल्स आज भी 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी वही पड़ी हैं, वो ना आगे मूव कर रही हैं ना पीछे मूव कर रही हैं। फिर अभी तक पाकिस्तान में शायद मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक 9 कंपनी है जो कि $multi-billion कंपनी है, स्टेट ओन, चाइनीज स्टेट ओन। चाइना में 800 स्टेट ओन कंपनी है। हमें अब वहां पे 8 जो स्टेट ओन कंपनी है वो पाकिस्तान अभी तक ना 800 में से जी। अब हम इन्हीं में एक कंपटीशन नहीं जनरेट कर पा रहे। जैसे सक्कर हैदराबाद मोटरवे है, उसकी बीडी ही एक कंपनी ने दी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये नाकामी है हमारी। हम इतना अच्छा एटमॉस्फेयर जनरेट करके देते और हम रोड शोज करवाएं चाइना में, हम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस करवाएं। मुझे वहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है, लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बुलाया जाता है। बहुत सारी कंपनी हैं जो पाकिस्तान में आना चाहती हैं। हम उन्हें एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पास करें, हम उनका एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस अरेंज करें। इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में हम ये बताएं कि पाकिस्तान में ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट्स में से इतने प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो चुके हैं, इतने प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है और इतना प्रॉफिट है जो कि ये चाइनीज़ कंपनियों ने जनरेट किया है पाकिस्तान से ऑफिशियली।
और वो वापस लेके गई हैं। सो लेट द अदर कंपनीज गेट टू नो मोर अबाउट पाकिस्तान। नहीं, ये तो हो गया उनकी कंपनी। यहाँ तो ये सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि जो पाकिस्तान की अपनी कंपनी है उनका भी कोई इसमें कोई रोल है। हमें वो रोल डिटरमिन करना चाहिए था। हम जब चाइना से ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जो आप जैसा आप जिक्र कर रहे हो पाकिस्तान में नहीं हो सकती कि वो बुलाएं अपने, पहले अपने लोकल लोगों को बुलाएं कि जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, आप चाइना के साथ क्या कर सकते हैं वहां जाकर। आप बिल्कुल सबसे पहले तो आप उन बड़ी कंपनियों को लोकल कंपनियों के साथ लाइसेंस करवाएं। जैसे एक हुआ था, उस पर भी बड़ी लेदे हुई, जैसे एक प्रोजेक्ट शायद यहाँ पे डेस्कॉन को अवार्ड हुआ था और साथ में शानडुंग की कंपनी को वो अवार्ड हुआ था। तो उसमें फिर हुआ कि जी ये लोकल ये आ गई। हालांकि उन्होंने एक कंस्ट्रक्शनल सपोर्ट दी थी, टेक्नोलॉजी सपोर्ट तो चाइना से आनी थी, लेकिन हमें चाइनीज कंपनियों को ऐसे इंगेज करना चाहिए कि वो काम जो हमारी लोकल कंपनियां यहाँ पे पाकिस्तान में बेहतर कर सकती हैं वो पार्ट पाकिस्तानी कंपनियों को दे दो, ताकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी एक बहुत बड़ा एज होता है जिसमें खाली एक इंडस्ट्री नहीं मूव करती। जैसे हमारे वजीर आज़म साहब ने भी कहा, उसकी जो पैसिव इंडस्ट्रीज, सबऑर्डिनेट इंडस्ट्रीज बहुत सारी इंगेज हो जाती हैं कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। कोई पैगाम देना चाहते होंगे पाकिस्तान के लोगों को? पाकिस्तान के लोगों को मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम ये कि आप बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। अपना टैलेंट अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल कीजिए, इसे उन जगहों पे ड्रेन कीजिए जो कि हमारा अपना मुल्क है। वो ब्रेन्स जो बाहर जा रहे हैं वो प्लीज़ इस मुल्क को सबसे पहले बेहतर करें। ये मुल्क हमारा मुल्क है, इस मुल्क के बगैर हम लोग कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी आमिर अली साहब की। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान हसन ज़ैद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।